हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर हम आपके लिए कुछ प्रश्नों के साथ आए हैं। मैं जो कुछ प्रश्न लाया हूँ वह ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है। आइए उन प्रश्नों पर विचार विमर्श करते हैं कि ये प्रश्न है क्या। प्रायद्वीपीय नदी की लंबाई के अनुसार तीसरी बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय नदी की लंबाई के अनुसार तीसरी बड़ी नदी है। नर्मदा, महानदी, कावेरी, ताप्ती। प्रायद्वीपीय नदी की लंबाई के अनुसार तीसरी बड़ी नदी है। तो आपका सही आंसर इसमें होगा ए, यानी नर्मदा। अगर लेंथ के हिसाब से देखिएगा तो प्रायद्वीपीय भारत में सबसे बड़ी जो नदी आती है वह आती है गोदावरी। और गोदावरी के बाद जो नदी आती है वो आती है कृष्णा। और कृष्णा के बाद जो नदी आती है वह है नर्मदा। और नर्मदा के बाद जो नदी आती है वह है महानदी। और महानदी के बाद जो नदी आती है वह कावेरी। और कावेरी के बाद जो नदी आती है वह है ताप्ती। तो इस तरह से ये क्रम आप याद रखेंगे। गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी, कावेरी, ताप्ती, ये आपका क्रम हुआ जो पेनिनसुलर रिवर्स है। अकॉर्डिंग टू लेंथ है ये जो है लंबाई के अनुसार बताया गया कि कौन बड़ी है, इस तरह से। तो गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, फिर महानदी, फिर कावेरी, फिर ताप्ती। तो इस क्रम को आप अपने दिमाग में रखेंगे ताकि ये आसानी से बात समझ में आ सके। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है आंध्र प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर। तो आपका सही आंसर जो होगा वह क्या होगा? बी, मणिपुर। मणिपुर में केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। मणिपुर में एक झील है, लेक जिसको बोलते हैं, उसका नाम है लोकटक। लोकटक लेक यानी लोकटक झील। उस झील में जो है यह फ्लोटिंग तैरता हुआ नेशनल पार्क जिसको बोलते हैं वो है, इसी झील में है। केबुल लामजाओ जो है यह फ्लोटिंग नेशनल पार्क है जिसे तैरता हुआ झील बोलते हैं, वह मणिपुर लोकटक में है। ठीक है, एक बात और यहां पे ध्यान में रखना है कि यह जो लोकटक है वह मीठा पानी का झील है। पानी भी दो तरह का होता है। वाटर को अगर देखें टेस्ट के हिसाब से, अगर आप देखेंगे तो टेस्ट के हिसाब से, तो टेस्ट के हिसाब से आपका क्या हो जाएगा? दो तरह का है। एक खारे पानी, ये सलाइन वाटर हो गया। एक जो है फ्रेश वाटर जिसको कहते हैं, जिसको मीठा पानी भी हम लोग बोलते हैं, फ्रेश वाटर। ये फ्रेश वाटर हो गया, ये फ्रेश वाटर का है। और क्या, नॉर्थ ईस्ट साइड में सबसे बड़ा लोकटक झील है। नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ा फ्रेश वाटर का ये है। और अगर भारत में सबसे बड़ा फ्रेश वाटर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में जो वुलर झील है, वुलर झील, ये फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया है कहां? जम्मू कश्मीर में। अगर खारे पानी की बात करें, तो आपकी उड़ीसा में है, जिसको चिल्का के नाम से जानते हैं। चिल्का लेक है, झील है। यह खारे पानी की बात है और तटीय क्षेत्र में, यह भी ध्यान रखेंगे। जो कोस्टल एरिया है वहीं पर यह चिल्का लेक है। और ये खारे यानी कि इसमें जो है सलाइन वाटर, ये वाटर का है, यानी कि खारे पानी का, यानी नमक इसमें मिला हुआ है। खारे पानी, खारा पानी जब भी हम बोलेंगे तो उसमें क्या मिला होता है? नमक मिला हुआ है, इसलिए उसे खारा पानी बोलते हैं, सलाइन वाटर बोलते हैं। तो इस तरह से। और एक आंध्र प्रदेश में कोल्लेरू झील का नाम है। तो इस तरह से ये झील का आप जो क्रम देख रहे थे, ये इसलिए
जो केबुल लामजाओ से इतनी बातें उभर करके आई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पूर्वगामी नदी का उदाहरण है, एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीसीडेंट रिवर, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, कोशी, शबरी पूर्वगामी नदी का उदाहरण है। आपका आंसर होगा डी यानी सभी। पूर्वगामी नदी जो होती है, एंटीसीडेंट्स रिवर्स जो होते हैं, वे रिवर हैं जो पहले से ही बहती चली आ रही है। पहले से बहती करने का अर्थ है कि जो सिंधु, ब्रह्मपुत्र और कोशी नदी है, अगर आप इस तरह से देखेंगे, भारत का जो बना हुआ है मैप का ये पोर्शन, तो इस एरिया में, ये जो एरिया है, इस एरिया को अगर ध्यान से आप देखेंगे तो यहां पर क्या है कि ये नदियां जो है इस एरिया में, जैसे ये सिंधु नदी इधर से बह रही है, इस तरह से जो है सिंधु नदी का है, सिंधु नदी बहती है। तो ये पहाड़ को जितने सारे यहां पर जो है ये माउंटेनस रीजन को, यानी माउंटेन रीजन से पहले की एंटीसीडेंट्स रिवर जो है, माउंटेन के ओरिजिन से पहले की ये रिवर है पूर्वगामी नदी। इसलिए इनको जो है एंटीसीडेंट्स रिवर के नाम से जाना जाता है, पूर्वगामी नदी। यानी कि जो हिमालय का श्रेणी का जब तक जो निर्माण नहीं हुआ, उससे पहले से ये नदियां बह रही थी, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, कोशी, और आज भी उस एरिया में बह रही, जिधर से बह रही थी उसी एरिया में वो बह रही है। तो इसलिए इनका उदाहरण जो है एंटीसीडेंट रिवर के नाम से, यानी कि पूर्वगामी नदी है। वैसे मैं बता दूं कि जो रिवर सिस्टम है, रिवर सिस्टम जो है, इसको दो भाग में बांट करके अध्ययन किया जाता है। कैसे? तो एक जो है हम इसको बोलते हैं जो है अनुगामी रिवर, कहता है अनुगामी रिवर, और इसको जो बोलते हैं कंसिक्वेंट, इसको रिवर सिस्टम को दो भाग में बांट करके कंसिक्वेंट रिवर, एक हो गया कंसिक्वेंट रिवर और इनकंसिस्टेंट रिवर। इनकंसिक्वेंट रिवर ये क्या है? कंसिक्वेंट रिवर और इनकंसिक्वेंट रिवर। ये जो रिवर सिस्टम होगा, यानी कि नदी प्रणाली, यह क्या है? नदी प्रणाली जो है, हम लोग जो बांट करके स्टडी करते हैं और इसी के तहत करते हैं। और यह जो बांटा गया सिस्टम है, दो भाग में हम लोग बांटे ऑन द बेसिस ऑफ स्लोप। स्लोप के हिसाब से नदियां जो बह रही है, उसके हिसाब से हम लोग इसको बांटे हैं। किसके हिसाब से? ये बटा हुआ सिस्टम है स्लोप, ये स्लोप के हिसाब से हम लोग बांटे हैं। ये हो गया कंसिक्वेंट रिवर। तो कंसिक्वेंट रिवर का अर्थ हो गया अनुगामी नदियां, ये हो गया अनुगामी नदी, इसको बोलते हैं अनुगामी नदी हो गया। ये हो गया अनुगामी इनकंसिक्वेंट रिवर। और ये बांटने का सिस्टम क्या है मेरा? स्लोप के आधार पर। नदियां जो बहती है, ढाल ऊपर बना हुआ है और इस ढाल से इस तरह से नीचे गिर करके इस तरह से जैसे उसको स्लोप मिलता जाएगा, उस हिसाब से नदियां अपना आगे बढ़ती चली जाएंगी। ये इस तरह से आप देख सकते हैं, ये क्या हुआ? एक ढाल है, स्लोप के हिसाब से वह नदियां बह के जा रही है। तो इसलिए रिवर सिस्टम का हुआ। और इसमें से भी बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो पहले से चल रही है, उन्हें स्लोप से लेना देना नहीं है। तो जो इनकंसिक्वेंट रिवर है, इसको भी दो भाग में बांटा गया है। एक तो आप देखते हैं एंटीसीडेंट रिवर और सुपर इम्पोज्ड रिवर। कुछ नदियां जो है पहले से बह रही है, कुछ नदियां जो बह रही है सुपर इम्पोज्ड रिवर के तहत आता है। अध्यारोपित नदी, इनकंसिक्वेंट्स में हो गया अध्यारोपित नदी। तो ये अध्यारोपित नदियां में याद रखेंगे, जैसे चंबल हो गया, चंबल है नदी जो है, उस नदी को देखेंगे, उस एरिया में जो बहने वाली चंबल नदी है, केन है, बेतवा, ये सारी नदियां जो है उस एरिया में जो माउंटेन रीजन है या चट्टानी एरिया जो है, उसको वो लगातार काटते हुए बह रही है। ध्यान दे रहे ना, उसको रोक नहीं पा रहे। ऐसे ना कि उसको अगर चट्टाने आ गई तो चट्टान से बगल हट गई, सो नहीं है, उसमें वो लगातार कटिंग करते हुए चली जा रही है, वहां पर स्लोप मैंने नहीं कर रहा है। और अगर इनकंसिक्वेंट रिवर का अगर एग्जाम्पल लिखें तो प्लेटू रीजन में, जो इंडिया का जो प्लेटू रीजन है, उसमें सारी नदियां जो है यह इनकंसिक्वेंट यानी अनुगामी नदियां हैं, ढाल के अनुरूप स्लोप के हिसाब से बह रही है।
तो यही मैंने कुछ यहाँ पर ये रिवर सिस्टम से जुड़ा हुआ बात पूछे, ये क्वेश्चंस पूछी जाते हैं कि पूर्वगामी नदियों का क्या उदाहरण। तो पूर्वगामी नदियां वहां है वैसी नदियां जो माउंटेन के बनने से पहले से बहती चली आ रही है। ऐसा नहीं कि माउंटेन बना, माउंटेन बनने के बाद ये बह उससे पूर्व से बह रही है और उसी एरिया में अपने हिसाब से बह रही है। तो सिंधु नदी आप ऐसा देख सकते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी देख सकते हैं, कोशी नदी जो है, याद रखेंगे इसको, ये पूर्वगामी नदियों के उदाहरण। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, गोदावरी की सहायक नदियां, पेनगंगा, वेनगंगा, प्रवदा, वर्धा, मंजीरा, प्राणहिता, पूर्णा, सबरी। हालांकि मैंने इस तरह से ऑप्शन देकर के दिया है, तो आप याद रखेंगे आपका डी ऑप्शन ये सही है। यानी कि ये सारी नदियां जो है मैंने जो लिखा है ये उनकी जो है सहायक नदियां हैं। उनकी जब नदियां बहती है, कोई भी नदियां जब बह रही हो और उसमें आकर उसकी छोटी छोटी जो धाराएं शाखाएं आकर मिल जाती है, ये नदियां बह रही हो और उसमें एक छोटी छोटी शाखाएं आकर के, ठीक है ना, दोनों साइड से आकर के अगर उसमें मिले, तो वैसी नदियां जो मिलने वाली जो नदियां होती है इसे सहायक नदियां बोलते हैं। सब्सिडी ये सहायक नदियां हैं और ये इसी नदियों को, और गोदावरी की ये सारी नदियां याद रखेंगे कि ये जो पेन गंगा है, वेन गंगा है, प्रवदा है, वर्धा है, मंजीरा है, प्राणहिता है, पूर्णा, सबरी, ये सारी नदियां गोदावरी की सहायक नदियां हैं। ठीक है ना, उसी से मल बनने के कारण इतनी बड़ी जो विशाल जो है उसका जो आकार जो होता है नदियां का, एरिया बहुत बड़ा हो जाता है इन सब सारी नदियों के मिलने के कारण। इसलिए दक्षिण की गंगा के साथ में वही कंडीशन, बहुत सारी जो है सहायक नदियां जो है आकर के जो है मिलकर के सहायक नदियां मिलती है और उससे बड़ा नदी का निर्माण हो जाता, बढ़ जाता है। तो ये गोदावरी नदियां से जुड़ी हुई जो कुछ नदियां तो उसके बारे में मैंने बताया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कृष्णा की सहायक नदी है, कृष्णा की सहायक नदी है मूसी, भीमा, तुंगभद्रा, पंचगंगा, दूधगंगा, अमरावती, घटप्रभा, सभी। कृष्णा की सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरीज रिवर ऑफ कृष्णा, ट्रिब्यूटरीज रिवर ऑफ कृष्णा आर इज, कौन है ट्रिब्यूटरीज? आपका सही जो होगा, जो कृष्णा की जो सहायक नदियां हैं, आंसर डी हो गया, यानी कि सभी। मूसी, भीमा, तुंगभद्रा, पंचगंगा, दूधगंगा, अमरावती, घटप्रभा और मलप्रभा भी, ये इसकी कृष्णा की सहायक नदी है। और अधिकांश जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूसी नदी के बारे में और भीमा नदी के बारे में, याद रखेंगे मूसी और भीमा, और कभी कभी कंफ्यूजन के लिए जो है ये पंचगंगा और दूधगंगा का भी उल्लेख किया जाता है। तो ये मूसी रिवर को जरूर याद रखेंगे और भीमा रिवर की, ये जो है कृष्णा की सहायक नदियां हैं, यानी कि ये ट्रिब्यूटरीज रिवर है। ऑल दीज आर द ट्रिब्यूटरीज रिवर ऑफ कृष्णा, कृष्णा का ये सब सहायक नदियां। उसी तरह नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियां हैं दिहांग, दिवांग, लोहित, धनश्री, सुबनश्री और पगलादिया और सुबानश्री, पगलादिया और सुबानश्री। कौन सा? आपका सही आंसर जो होगा डी होगा, यानी कि सभी। ये सारी नदियां जो है दिहांग, दिवांग, लोहित, धनश्री, सुबनश्री और पगलादिया, और इसमें से जो क्वेश्चन पूछता है सुबनश्री के बारे में पूछता है, लोहित के बारे में पूछ देता है, किसकी सहायक नदियां है? दिहांग, दिवांग तो है, लेकिन सुबनश्री के बारे में, लोहित के बारे में, ये थोड़ा सा यूनिक नाम है धनश्री, तो यहां से भी क्वेश्चन दिया जा सकता है कि धनश्री किसकी। जो कुछ यूनिक नाम होते हैं जो आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं ये थोड़ा सा नाम जो है स्पेशल टाइप का आपको नजर आए, तो उसे याद रखेंगे। जिसकी भी और भी नदियां हैं, उन नदियां का कोई सहायक जो रिवर्स है उनको देख लेंगे। इससे क्या हुआ, जैसे आपको देखना किसका है, गंगा का देख लेना है, जो गंगा नदी है इसका जो सहायक है। फिर इसके बाद जो है गंगा की सहायक नदियों के अलावा जो है अगर देखना चाहते हैं तो नर्मदा का भी देख सकते हैं। देखना है तो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नर्मदा को भी देख सकते हैं। गंगा को तो देखना ही है, उसकी जो सहायक नदी है ट्रिब्यूटरीज है, इसको गंगा को आप अवश्य देख लेंगे, उसमें कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन से हैं। भारत की अंतर्वाही नदी का उदाहरण है, भारत की अंतर्वाही नदी का उदाहरण है लूनी, यमुना, ताप्ती, कोशी। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर इसमें ए होगा, लूनी।
लूनी भारत की अंतर्वाही नदी है, ठीक है ना। ये लूनी नदी राजस्थान में बहती है और रन के कक्ष जो कच्छ है, रन के कच्छ में जाकर के वह विलीन हो जाती है ये नदी, लूनी नदी। और ये पश्चिम की ओर बहती है, ये याद रखेंगे, पश्चिम की ओर बहती है और रन के कक्ष में जाके विलीन हो जाती है। आधुनिक भारत का मंदिर कहा जाता है नदी, झील, पठार, इनमें से कोई नहीं, आधुनिक भारत का मंदिर कहा जाता है। आपका आंसर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। आधुनिक भारत का जो मंदिर है किसे कहा जाता है, उसे बांध को कहा गया। और ये जो बोला गया है आधुनिक भारत का मंदिर, बांध, डैम को, डैम जो है डैम को बोला गया है। और ये बोलने वाले कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ये बात बताए थे कि जो डैम्स हैं, जो डैम बनाए जा रहे थे, उन डैम को उन्होंने बताया कि यह आधुनिक भारत का मंदिर है, टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मानसून का प्रत्यावर्तन किस हवा को कहा जाता है? मानसून का प्रत्यावर्तन किस हवा को कहा जाता है? रिट्रीटिंग ऑफ मानसून विंड कहा जाता है दक्षिण पश्चिम हवा को, दक्षिण पूरब हवा को, उत्तर पूरब हवा को, उत्तर और पश्चिम हवा। यह कौन सी हवा है जिसको रिट्रीटिंग मानसून के नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर आपका सी होगा, यानी कि उत्तर पूरब हवा जो होता है उसे हम रिट्रीटिंग मानसून के नाम से। इस बात को ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये मैप देखिए, यह इंडिया का मैप बना ली, ठीक है, और ये आपका। अब क्या होता है, ये जो हवा है इधर से जब मानसून क्या हवा एंटर करती है, ध्यान दीजिए, इस हवा से मानसून हवा, ये मानसूनल हवा जो है इंटर करती है ये, तो ये जो हवा है इसको बोलते हैं दक्षिण। देख लीजिए डायरेक्शन वही है, दक्षिण और पश्चिम। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी में, ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी एक बार स्ट्राइक किया था कि ये मानसून है, ये जो हमारा मानसून हवा है, ये जो हम बोल रहे हैं दक्षिण पश्चिम के बारे में बता रहे हैं, ये मानसून हवा है, मानसून है, रिट्रीटिंग मानसून है, मानसून हवा जो जिससे हमको बारिश हो रही है, ये मानसून है। इससे जो है ये दक्षिण पश्चिम हवाएं जो आती है इससे बारिश होती है, ये इन करती है हमारे इंडिया में, और इससे क्या होता है, बारिश होती है। ठीक यही जब क्या होता है, यह मानसून पूरे इंडिया से रिटर्न होकर के निकलने लगती है और इस तरह से ये आने लगती है। अब ये रिटर्न हो रही है, ये अब तो गई और रिटर्न हो रही है ये हवाएं, और रिटर्न होती है जब ये हवाएं, तो इस हवा को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मानसून का प्रत्यावर्तन, यानी मानसून का लौटना। अब बारिश नहीं होगी, और ये अक्टूबर के बाद आप देखेंगे, अक्टूबर और नवंबर के पीरियड का जो आता है उसे ये जो है रिट्रीटिंग ऑफ मानसून कहते हैं। अक्टूबर प्लस नवंबर का बीच का जो है यही पीरियड है रिट्रीटिंग मानसून के, रिट्रीटिंग मानसून का, मानसून यानी कि ये हवाएं जब रिटर्न होती है तो इसे हम क्या कहते हैं, रिट्रीटिंग मानसून करते हैं। और जो हवा जिससे मानसून इन करती है वह दक्षिण पश्चिम की हवा है जो मानसून इन कर गई, और उत्तर और पूरब की हवा है उसे रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं। ये दक्षिण पश्चिम की हवाएं, इससे खूब बारिश होती है। अब ये बारिश नहीं होगी, रिट्रीटिंग मानसून रिटर्न हो रही है, और जो मानसून रिटर्न होने को हम रिट्रीटिंग मानसून के नाम से जानते हैं, और उस हवा को हम उत्तर पूरब हवा के नाम से